नमस्कार। बोल के लब आजाद है तेरे और मैं जानता हूं कि आप किस खबर का इंतजार कर रहे हैं। आप उस खबर का इंतजार कर रहे हैं कि बिहार में दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है और जिन 94 सीटों पर कल मतदान हुआ उसमें बढ़त किसको हासिल है। इस सवाल का जवाब मैं बस कुछ देर बाद आपको देने वाला हूं, मगर उससे पहले दोस्तों, कल जो हुआ उस पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल सभा अब तक तेरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर अपना वही पुराना राग अलापा है। फिर वही भारत माता की जय, फिर वही जय श्री राम। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनडीए तो जीत रही है ना। कम से कम आपका पूरा प्रचार तंत्र तो यही बतलाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर बिहार के चुनावों में जय श्री राम के नारे के बारे में क्यों आप जिक्र कर रहे हैं? भारत माता की जय के नारों में आपको शरण क्यों लेनी पड़ रही है? यानी कि एक बार फिर छद्म राष्ट्रवाद और धर्म का सहारा भारतीय जनता पार्टी ले रही है। उन्होंने कहा क्या, पहले आप सुनिए और फिर मैं उसकी व्याख्या करूंगा। बिहार को जंगल राज बनाने वालों के साथ ही उनके करीबी चाहते, क्या चाहते आपको पता है? वो चाहते हैं आप भारत माता की जय के नारे न लगाएं। सोचिए, हमारा देश, हमारी भारत माता, लेकिन ऐसे भी लोग हमारे सामने हैं जो भारत मां की जय बोलने से इनको बुखार आ जाता है। सोचिए, छठी मैया को पूजने वाली इस धरती पर जंगल राज के साथी चाहते हैं कि भारत मां की जय के नारे ना लगे। वो चाहते हैं आप जय श्री राम भी ना बोले। मैं ये जानना चाहता हूं कि महागठबंधन में ऐसा कौन सा नेता है जिसे भारत माता की जय कहने पर आपत्ति है या जय श्री राम का नारा लगाने में आपत्ति है। मुझे लगता है कि यह कहीं ना कहीं बतलाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नर्वस हो गए, और जब भी वो नर्वस होते हैं और जब भी वो राजनीतिक तापमान बढ़ाना चाहते हैं तब वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। बात यहां नहीं रुकी। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि मधुबनी में नीतीश कुमार की एक रैली में क्या हुआ। वहां पर उन्हें प्याज मारे गए, अनियन से उन पर हमला किया गया। वो वीडियो देखिए और फिर मैं उसकी चर्चा करना चाहूंगा। और आगे बढ़ाएंगे, मौका देंगे। आज जो काम करने के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को दे रहे हैं, और खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको। छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए, किसी पर ध्यान मत दीजिए। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि यह पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार पर हमला इस तरह से किया गया है, क्योंकि उनकी कई रैलीज में उनके खिलाफ नारे लग रहे हैं। नारे ही नहीं लग रहे हैं, नीतीश कुमार काफी बौखलाए भी हुए हैं, गुस्सा भी हो रहे हैं। उस बात को लेकर आपके सामने इस तरह की ढेरों मिसालें आई होंगी, मगर इस तरह से प्याज मारना, अनियंस मारना, यह अपने आप में अप्रत्याशित है। और यह मत सोचिए कि इस मामले को लेकर जो है वो सिर्फ आरजेडी समर्थक जो हैं वो इसके पीछे हैं। हकीकत यह भी है कि नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी खुश नहीं हैं। मगर मुझे एक बात की बहुत खुशी है कि इस बात को लेकर विपक्ष जो है ना, वो संवाद के स्तर को गिरने नहीं दे रहा है। क्योंकि जो हमला नीतीश कुमार पर हुआ उस पर तेजस्वी यादव, जो कि महागठबंधन के चेहरा हैं और मुख्यमंत्री पद के दावेदार, उन्होंने क्या कहा वो देखिए आपकी स्क्रीन पर। आज चुनावी सभा में किसी ने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की ओर प्याज फेंकी। यह पूर्णतः निंदनीय, अलोकतांत्रिक और अवांछनीय व्यवहार है। लोकतंत्र में प्रतिरोध की अभिव्यक्ति सिर्फ मतदान में होनी चाहिए और इसके अलावा कोई भी तरीका स्वीकार्य नहीं हो सकता। बहुत ही परिपक्व राय। वो चाहते तो इसको लेकर तंज कस सकते थे, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि नीतीश जी ने, जो अमूमन निजी हमले नहीं करते, तेजस्वी यादव के परिवार पर हमला किया था। उन्होंने यह तक बोल दिया था कि जिसके 8-9 बच्चे होते हैं वो हमें क्या सीख दे रहा है। यानी कि हमला किसी और पर नहीं, लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी पर है, क्योंकि आप जानते हैं कि लालू जी के 9 बच्चे हैं। बावजूद इसके तेजस्वी यादव ने उन पर निजी हमला नहीं किया। मगर जहां तक संवाद का स्तर है एनडीए का और बीजेपी का,
उसमें काफी गड़बड़ दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर राम का सहारा लिया है और बात यहां नहीं रुक रही है। देखिए, मैं इसे राजनीतिक चातुर्य मानता हूं, चतुरता मानता हूं सियासत की। कैसे? क्योंकि न सिर्फ उन्होंने भगवान श्री राम का सहारा लिया, बल्कि उन्होंने एक और बयान दिया था। कल उन्होंने यह भी कहा था कि जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत जो है अपनी छोटी उंगली से उठा लिया था, उसी तरह से आप सब मदद कीजिए इस गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए। तो आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कौन थे? यादव थे। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यादव वोटर्स को भी इशारा कर रहे हैं अपने इस बयान के जरिए। इसे मैं राजनीतिक चातुर्य मानता हूं, इसे मैं राजनीतिक चतुरता मानता हूं जो प्रधानमंत्री ने जिसका प्रदर्शन किया है। क्या यह गलत है? मुद्दा यह नहीं है दोस्तों गलत है या सही है। मुद्दा यह है जब आप इस तरह के बयान देते हैं कि जंगल राज की बात करने वालों को भारत माता की जय का नारा लगाने में दिक्कत है या भगवान जय श्री राम का नारा लगाने में दिक्कत है, तो वो अपने आप में गलत है। यह गलत बयानी है और मुझे ऐसा लगता है इससे बचना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री का एक स्तर है और प्रधानमंत्री से यह उम्मीद नहीं की जाती कि वो इस तरह के बयानात दें। और अब मैं जानता हूं दोस्तों, आपके जहन में यह सवाल होगा कि इस बार चुनाव कौन जीत रहा है। कम से कम इस चरण के जो मतदान हुए हैं, 94 सीटें जिन पर चुनाव लड़े गए हैं, उस पर बढ़त किसको हासिल है। तो आइए अब हम उसका जवाब ढूंढते हैं। आपके सामने मैं कुछ आंकड़े भी रखना चाहूंगा और उस पर आपको गौर करना पड़ेगा। कुछ तथ्य मैं आपके सामने पेश करूंगा और उन तथ्यों के आधार पर आप अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कौन जीतने वाला है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे जो दर्शक हैं वो बहुत समझदार हैं, मुझे उन्हें बतलाने की कतई जरूरत नहीं है। और जैसे कि आप जानते हैं और मैं हर बार कहता हूं कि मैं भविष्यवाणी नहीं करता कौन जीतने वाला है। ना मैं जमीन पर गया हूं और अगर मुझे पता भी होगा तब भी मैं इस बात की घोषणा नहीं करूंगा। सबसे पहले आपको इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि ये जो 94 सीटें हैं, यहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन 2014, 2015 और 2019 में कैसे रहा। सबसे पहले गौर करते हैं लोकसभा चुनावों में। तो 2014 और 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तरह से लहर रही है इन 94 सीटों में लोकसभा चुनावों में, और विपक्ष का मानो यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया। यहां की जनता ने पूरा विश्वास जतलाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, क्योंकि इस इलाके में चंपारण भी आता है, समस्तीपुर भी आता है और मुजफ्फरपुर भी आता है। तो आपको याद होगा कि मुजफ्फरपुर में जब उन्होंने अपनी रैली को संबोधित किया था तो काफी आशान्वित भी दिखाई दिए थे। अब नजर डालते हैं 2015 में। 2015 में यहां पे भारतीय जनता पार्टी को करीब 20 से 25 सीटें मिली थी 94 में। मगर 2015 में जैसे कि आप जानते हैं कि नीतीश और लालू एक साथ थे। अब ऐसे में इन तीन आंकड़ों पर अगर हम गौर करें, यानी कि 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया था। 2015 में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 20 सीटें मिली थी। ऐसे में अब हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए 2020 के लिए, इसलिए आपको गौर करना पड़ेगा कुछ आंकड़ों पर। दोस्तों, ये जो 94 सीटें हैं, इनमें जो अति पिछड़े वर्ग हैं यानी ईबीसी, उनका आंकड़ा है करीब 40%। आपके स्क्रीन पर ईबीसी का जो आंकड़ा है वो करीब 40% है। उसके बाद इन ईबीसी में जिनका आंकड़ा 40% है, उनमें करीब 124 सब कास्ट हैं, यानी कि छोटी छोटी जातियां इन ईबीसी के अंदर करीब 124 हैं। अब आपको कुछ और चीजों पर गौर करना पड़ेगा। वो क्या चीजें हैं? एक जमाने में यह शख्स स्वर्गीय रामविलास पासवान 14% लोगों के नेता हुआ करते थे, मगर फिर नीतीश कुमार ने पिछले 15 सालों में कुछ सोशल इंजीनियरिंग की। उसके अंतर्गत उन्होंने दलित में से महादलित बाहर निकाल लिया और रामविलास पासवान सिर्फ 3% के नेता बनकर रह गए। यही नहीं, नीतीश कुमार के पीछे कुर्मी भी थे, यानी कि नीतीश कुमार के पीछे कुर्मी और महादलित। ऊपर से ईबीसी यानी कि अति पिछड़े वर्ग अमूमन यादवों के खिलाफ वोट देता रहा है। यादव जो कि एक किस्म की
जो है बड़ी जाति है बिहार की, एक तरह से दबंग जाति है हम कह सकते हैं, तो ईबीसी हमेशा उनके खिलाफ वोट देता रहा है। मगर क्या इस बार भी ऐसा होगा? इसके लिए आपको कुछ और चीजों पर गौर करना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह कि ईबीसी में हाथ से काम करने वाले कई लोग हैं, यानी कि कौन लोग हो गए? ये कुम्हार हो गए, या फिर जो कारपेंटर्स हो गए वो लोग हो गए। यही नहीं, इनमें से कई लोग बिहार छोड़कर बाहर नौकरियां कर रहे थे, और जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, आपको याद होगा कि कई लोग सड़क पर चलते हुए, मुश्किलात का सामना करते हुए बिहार पहुंचे थे। ईबीसी में यानी अति पिछड़ा वर्ग में कई लोगों को इस बात की नाराजगी है कि अगर झारखंड में हेमंत सोरेन जो हैं वो अपनी जनता का ख्याल रख सकते थे, अगर योगी आदित्यनाथ बसें भेज सकते थे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जो अलग अलग राज्यों में फंसे हुए थे, तो नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से हिचक क्यों दिखाई? लिहाजा ईबीसी में नीतीश कुमार को लेकर नाराजगी है। यही नहीं, मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा कि तेजस्वी यादव ने जो 10 लाख नौकरियों की बात की है, उसकी गूंज कई जगह सुनाई दे रही है। तो बड़ा प्रश्न, जो अति पिछड़ा वर्ग है, जिनकी संख्या करीब 40% है इन 94 सीटों में, क्या वो उन 10 लाख